नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य होता है बढ़िया तभी मन लगा करके पढ़ाई होती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आज हम जीके के जिस टॉपिक को चर्चा करने जा रहे हैं वो महाजनपद काल और मगध के उत्थान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगले 2 वीडियोस तक हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बहुत से प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों कि ये टॉपिक आप कम पढ़ते हैं। आप मौर्य वंश को, गुप्त वंश को, गुप्तोत्तर काल को, दक्षिण भारत के काल को, बुद्ध को और सिंधु घाटी की सभ्यता को, ये वो टॉपिक है जिनमें आप प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन ये जो महाजनपद काल और मगध के प्रारंभिक शासक हैं, इन्हें अक्सर आप छोड़ देते हैं। और यूपी SSSC के आप पिछले कुछ एग्जाम्स को देखिए तो इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अच्छे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में, हम सभी पर चर्चा करेंगे। पुराने प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, आए हुए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और कुछ नए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें आने की एग्जाम में संभावना है। आपको तो बस इतना करना है दोस्तों कि इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध के समय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16, 8, 15 या 4? अक्सर आपको ये बहुत इजी प्रश्न है। अक्सर आपने पढ़ा है कि कुल कितने प्रकार के महाजनपद होते हैं, तो कुल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद हैं। और हमने पढ़ा है कि बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है बुद्ध के समय में कितने महाजनपद थे। ध्यान रखिएगा, ये जो 16 महाजनपद हैं इनका उदय बुद्ध से पूर्व हुआ है। बुद्ध से पूर्व। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कितने प्रकार के महाजनपद थे तो 16 महाजनपद थे। पर अगर ऐसे दे दिया जाए कि बुद्ध से पूर्व कितने महाजनपद थे तो 16 महाजनपद थे। पर बहुत से महाजनपदों का विलय हो गया मगध में या किसी और महाजनपद में, तो धीरे धीरे ये महाजनपद सिमटते चले गए और बुद्ध के समय में केवल 4 महाजनपद रह गए। बुद्ध के समय में केवल 4 महाजनपद रह गए। और उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध के उपरांत केवल एक ही महाजनपद बचा और वह महाजनपद था मगध। अन्य 15 का विलय मगध में किसी न किसी प्रकार से हो गया और बुद्ध के उपरांत केवल एक महाजनपद बचता है मगध। बुद्ध से पूर्व 16 महाजनपद थे, जबकि बुद्ध के समय में 4 महाजनपद थे। और वे 4 महाजनपद कौन कौन से थे? तो उनमें से एक था मगध, दूसरा था कौशल, इसके अलावा वत्स और चौथा था अवंती। इन सभी 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी को हम पढ़ेंगे। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, यह मत सोचिएगा आपको राजधानी साथ साथ नहीं बता रहा हूं। सभी की हम राजधानियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके समय आने पर। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। बुद्ध के समय में 4 महाजनपद थे, बुद्ध के उपरांत 1 महाजनपद था और कुल 16 महाजनपदों की सूची हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है। इसके अलावा हमें अन्य ग्रंथों से भी सूची मिलती है, जैसे भगवती सुत्त से मिलती है, महावग्गा से मिलती है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक सूची है वह मिलती है हमें आगुंतर निकाय से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, उदयभद्र या धनानंद? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मगध पर हर्यक वंश का शासक रहा है और इस हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार और इसे मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, बिंबिसार। और इसी बिंबिसार का एक पुत्र था जिसने इस बिंबिसार की हत्या करी और उसके बाद वह राजा बना, अजातशत्रु। चर्चा करेंगे हम बिंबिसार और अजातशत्रु पे। अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसने इस अजातशत्रु की भी हत्या कर दी और इस पुत्र का नाम था उदयन। और इसी उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसी उदयन या उदयभद्र ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी है। पाटलिपुत्र की स्थापना करी है और पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया है।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, तब भी प्रश्न का उत्तर उदयभद्र या उदयन हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तब भी उत्तर जो है उदयन ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्थापना के केस में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्थापना में तो उदयभद्र का या उदयन का नाम होना ही चाहिए। पर राजधानी किसने बनाया, तो एक कई बार प्रश्न आता है जिसमें उदयन ऑप्शन में नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप चंद्रगुप्त मौर्य को करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे भारत का पहला सम्राट माना जाता है, उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। हालांकि यह प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि उदयन के बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रहा। लेकिन सबसे पहले जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है, पाटलिपुत्र की स्थापना करी, वो है हर्यक वंश का शासक उदयन। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में गणतंत्र विद्यमान था। देखिए 16 महाजनपद हुए हैं, महाजनपद, और इन 16 महाजनपदों में से या तो राजतंत्र होता था या गणतंत्र होता था। गणतंत्र जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार होती थी, सरकार मतलब राजा, राजा को जनता चुनती थी, एक प्रकार से आंशिक रूप से जनता का शासन था। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र जो है वो वैशाली में स्थापित हुआ है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कहां स्थापित हुआ है, तो वैशाली में, वैशाली के लिच्छवियों द्वारा। वैशाली में लिच्छवी वंश का शासन था, इन लिच्छवियों के द्वारा गणतंत्र स्थापित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए इन 16 महाजनपदों में, तो 16 महाजनपदों में 14 में राजतंत्र था, 14 में तो पूर्ण रूप से राजतंत्र था, यानी राजाओं का ही शासन हुआ करता था, जबकि 2 में गणतंत्र था। 2 में क्या था, गणतंत्र। आपसे पूछा जा रहा है कि किस में गणतंत्र था, तो ध्यान रखिएगा मल्ल और वज्जी। मल्ल और वज्जी ये 2 ऐसे महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र था, अन्य शेष 14 में राजतंत्र था। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, मल्ल दिया हुआ है तो मल्ल को हम सही उत्तर मानेंगे, वज्जी होता तो वज्जी को सही उत्तर मानते। पूछा जाता किस में राजतंत्र है, तो मल्ल और वज्जी के अलावा जो भी दिया होता उसमें हम राजतंत्र मान लेते। तो ध्यान रखना है 2 में गणतंत्र है, वज्जी गणराज्य और मल्ल गणराज्य में। उनको गणराज्य बोला जाता है इसी वजह से, गणराज्य यानी गणतंत्र विद्यमान होने की वजह से मल्ल गणराज्य, वज्जी गणराज्य। जबकि शेष में राजतंत्र विद्यमान था, उन्हें महाजनपद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो 2 हैं, कुम्भहार एवं बुलंदीबाग। ये दोनों ही स्थल बिहार में पड़ते हैं, वर्तमान बिहार के स्थल हैं बुलंदीबाग। यहां से मौर्यकालीन लकड़ी के महल, मौर्यकालीन, तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल किसके बने होते थे, तो ध्यान रखिएगा लकड़ी के बने होते थे, ना कि पत्थर के, ना ईंटों के, ना धातु के, लकड़ी के बने होते थे। मौर्यकालीन लकड़ी के महल, लकड़ी के महलों के अवशेष, लकड़ी के महलों के अवशेष। यहां पे भी बुलंदीबाग से स्पेशली परकोटे के ऊपरी भाग के अवशेष मिले हैं, परकोटे के अवशेष मिले हैं। जबकि कुम्भहार और बुलंदीबाग इन दोनों से मौर्यकालीन लकड़ी के महलों के अवशेष मिले हैं। और मौर्यकालीन महल कहां पर थे, पाटलिपुत्र में। तो किस स्थल के अवशेष मिले हैं, तो पाटलिपुत्र के अवशेष मिले, यानी पाटलिपुत्र। जैसे हम तो आज कह देते हैं कि पटना ही पाटलिपुत्र था, लेकिन इतना बड़ा पाटलिपुत्र नहीं था, बल्कि पाटलिपुत्र वहां पर एक स्थान है, कुम्भहार और बुलंदीबाग वहां केंद्रित था, वहां जो है महल थे, राजधानी उस स्थान पर बनी हुई थी। तो पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं कुम्भहार से या बुलंदीबाग से। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। एक बार नवोदय विद्यालय के पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया है और बड़ा घुमा करके पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन लकड़ी के महलों के अवशेष मिले हैं कुम्भहार और बुलंदीबाग से। और कई पेपरों में ऐसे नहीं पूछा गया, कई पेपर में पूछा जाता है कि मौर्यकालीन महल किसके बने होते थे, तो लकड़ी के बने होते थे, या काष्ठ के महल किस वंश के राजाओं के थे। तो इस तरीके से घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, पर प्रश्न वही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुम्भहार और बुलंदीबाग से पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। क्या अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन लकड़ी के महलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को पृथक करती थी? देखिए 16 जनपदों में से एक जनपद था अवंती। अवंती जनपद की 2 राजधानियां थी। 3 महाजनपद ऐसे हुए हैं जिनकी 2-2 राजधानियां रही हैं, जिनमें से एक है अवंती। अवंती की 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। बाहुबली पिक्चर देखिए ना, माहिष्मती साम्राज्य। तो ये माहिष्मती साम्राज्य किसी दक्षिण भारत में नहीं था बल्कि उज्जैन के प्रदेश में था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और इन दोनों उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य एक नदी बहती थी। हम कह सकते हैं कि इस नदी के द्वारा ये दोनों राज्य अलग होते थे और ये नदी थी वेत्रवती नदी। वेत्रवती नदी। तो किस नदी के द्वारा उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती अलग होते थे? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेत्रवती नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित था। ध्यान रखिएगा 16 महाजनपद हैं जिसमें से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान भारत में स्थित नहीं। वर्तमान भारत में स्थित नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो उनमें से एक हो जाएगा गांधार और एक हो जाएगा कंबोज। ध्यान रखिएगा इन सभी की राजधानियां मैं आपको एक साथ कराऊंगा, आपको वहां याद कराऊंगा इनकी राजधानियां। तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि गांधार और कंबोज, ठीक है, ये 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत में स्थित नहीं है, जबकि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में स्थित। और वह महाजनपद कौन सा है? तो वह महाजनपद था अशमक। कौन सा महाजनपद है? तो वह महाजनपद था अशमक। अशमक की राजधानी है पोतली। पोतली या इसे पोतन भी कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको उत्तरी अवंती की राजधानी बताई है। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी आपकी माहिष्मती, अशमक की राजधानी है आपकी पोतली या पोतन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी राजधानी महिष्मती कह लीजिए, माहिष्मती है एक्चुअल वर्ड। किसकी राजधानी माहिष्मती थी? तो हम चर्चा कर चुके हैं, माहिष्मती थी दक्षिणी अवंती की राजधानी। जबकि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। बात करें अंग की राजधानी, तो अंग की राजधानी थी चंपा। जबकि चेदी की राजधानी थी शुक्तमती। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है चेदी महाजनपद और चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तमती। तो चेदी की शुक्तमती, अंग की चंपा, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती, उत्तरी अवंती की उज्जैन, गांधार की तक्षशिला, अशमक की पोतन या पोतली। तो ये राजधानियां आप एक साथ कीजिएगा, आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि राजधानियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक साथ हम सारे महाजनपदों की राजधानी नोट करेंगे। अभी तो आप देखिए अगला प्रश्न। कौटिल्य ने किसके लिए राजा शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है? यानी राजा शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किसके लिए किया है? तो ध्यान रखिएगा वैशाली के लिच्छवियों के लिए। वज्जी संघ एक गणराज्य महाजनपद है वज्जी। वज्जी और मल्ल हमने पढ़ा था ना, यहां पे गणतंत्र था। तो वज्जी जो है ये 8 राज्यों का संघ था, 8 गणों का संघ था। गण कहते थे पहले, गणों का संघ था जिसमें से एक थे वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। इसके अलावा यहां पर मिथिला के विदेह। हम 8 के नाम पढ़ेंगे लेकिन आप ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें से वैशाली के लिच्छवियों के लिए कौटिल्य ने राजा शब्दोपजीवी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति राजा के समान है।
वो बताना चाह रहे हैं कि वैशाली में गणतंत्र स्थापित है, गणतंत्र विद्यमान है। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है प्रजा के द्वारा। तो लिच्छवियों में से ऐसा नहीं होता था कि राजा का पुत्र ही राजा बन जाए, बल्कि उन लिच्छवियों में से, जो लिच्छवी जाति थी वहां की, उसमें से ही किसी व्यक्ति को राजा चुना जाता था। तो प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति राजा के समान होता था। और वो जो राजा होता था वो शासन करने के लिए नहीं होता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, सुप्रीम हूं, बल्कि वो उनमें से ही एक होता था जिसका कार्य प्रबंधन करना होता था, मैनेजमेंट करना होता था, ताकि सारी चीजें सरलता से चलाई जा सकें। तो राजा शब्दोपजीवी शब्द कौटिल्य ने वैशाली के लिच्छवियों के लिए प्रयोग किया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद के लोगों को वार्तो-शास्त्रोपजीवी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, राजा शब्दोपजीवी किसे कहा गया है? तो वैशाली के लिच्छवियों को। जबकि वार्तो-शास्त्रोपजीवी आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है कंबोज। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंबोज। ठीक है, तो वार्तो शस्त्रोपजीवी किस महाजनपद के लोगों को कहा गया है? कंबोज। और जबकि राजा शब्दोजीवी तो वो हो जाएगा वैशाली के लिच्छवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र स्थापित किया गया। विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र भारत में स्थापित हुआ है। भारत के महाजनपद वज्जी का एक संघ था वैशाली, और वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र स्थापित किया गया है। चलिए अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखिएगा, हम तो पढ़ते आ रहे हैं आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय रट लेते हैं आगुंतर निकाय, पर यहां तो प्रश्न में दिया ही नहीं है आगुंतर निकाय। अगर आपको आगुंतर निकाय दिया है तो आपको यही टिक करना है, यही उत्तर है, कोई विवाद ही नहीं करना। चाहे आपको भगवती सुत्त दिया हो, महाबग्गा दिया हो, न दिया हो, लेकिन अगर आगुंतर निकाय दिया है तो यही टिक करना है। पर अगर प्रश्न में आगुंतर निकाय दिया ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भगवती सुत्त। भगवती सुत्त में और महाबग्गा में, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपदों का उल्लेख है। फिर ऐसा क्यों? अगर 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सुत्त में है तो मैं कह रहा हूं कि भगवती सुत्त और आगुंतर निकाय दोनों ऑप्शन में हो तो आपको आगुंतर निकाय ही करना है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एग्जामिनर ने इस प्रश्न का उत्तर आगुंतर निकाय माना होगा, वो तो अगली बार भगवती सुत्त मान लेगा, फिर क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूं कि जिन 16 महाजनपदों को हम पढ़ते हैं, जो प्रमाणिक हैं, वे सभी 16 महाजनपद आगुंतर निकाय में दिए हुए हैं। जबकि महाबग्गा में 16 में से 14 तो कॉमन है, पर 2 है ही नहीं, कंबोज और गांधार का नाम ही नहीं है, उनकी जगह पर शिवी जनपद का नाम दिया हुआ है। इसी प्रकार भगवती सुत्त और आगुंतर निकाय में केवल 6 ही महाजनपद ऐसे हैं जो कॉमन है, शेष अन्य हैं जिनको हम पढ़ते ही नहीं, मानते ही नहीं कि वे तो सबसे प्रमाणिक जो माना जाता है वो आगुंतर निकाय है। आगुंतर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है, उन्हीं 16 महाजनपदों को हम पेपर में स्टडी भी करते हैं, तो वे 16 महाजनपद आगुंतर निकाय में, इस वजह से हम आगुंतर निकाय पढ़ते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में आगुंतर निकाय नहीं दिया तो 16 महाजनपदों की सूची तो भगवती सुत्त में भी दी हुई है, जैन ग्रंथ है भगवती सुत्त, इसमें भी दी हुई है। हालांकि इसमें वे 16 महाजनपद नहीं दिए जो हम पढ़ते हैं, जिन्हें हम महाजनपद प्रमाणिक रूप से इतिहासकार मानते हैं। उनमें से तो केवल 6 ही कॉमन है, बाकी अलग अन्य हैं। चलिए तो ध्यान रखिएगा, आगुंतर निकाय इस प्रश्न का उत्तर होगा, पर ऑप्शन में नहीं है तो भगवती सुत्त हम प्रश्न का उत्तर मानेंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा गणतंत्रात्मक राज्य नहीं है? देखिए, वज्जी एवं मल्ल, ये 2 गणतंत्रात्मक राज्य हैं। वज्जी जो है ये 8 संघों का समूह है, 8 संघों का समूह है, जिसमें से वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आपको इन दोनों को याद रखना है कि विदेह कहाँ के थे, मिथिला के, और लिच्छवी कहाँ के थे, तो वैशाली के। तो वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, इन दोनों में ही गणतंत्र है, तो इन दोनों में तो गणतंत्र है। मल्ल में दो राज्य आते हैं, एक आता है कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, और पावा के मल्ल, पावा के मल्ल। आपको याद होगा पावा नामक स्थान पर चुंड नाम के लोहार ने बुद्ध को सूकर खाने को दिया, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कुशीनारा में हुई है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल यहां भी गणतंत्र है, तो कुशीनारा में भी गणतंत्र हो जाएगा। जबकि मगध में राजतंत्र है, मगध में महाभारत या पुराणों के समय से ही राजतंत्र है। वृहद्रथ नाम का राजा हुआ, वृहद्रथ के बाद जरासंध हुआ, जरासंध के बाद रिपुंजय हुआ, फिर हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड, मुंड, अनिरुद्ध नाम के राजा हुए। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग, कालाशोक, फिर नंद वंश आया, महापद्मनंद, धनानंद, और उसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रारंभ हुआ। तो इसमें हमेशा ही राजतंत्र रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मगध। चलिए अन्य देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद निम्न में से कौन सा था? देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही इन महाजनपदों का काल शुरू हुआ, और आपसे पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था इनमें, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मगध। चलिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था इन 16 महाजनपदों में। अगला है, निम्न में से कौन सा जनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? 16 महाजनपदों में से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महाजनपद ऐसा है जो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विद्य है, जहां पर सबसे अच्छे घोड़े मिलते थे, जिनका व्यापार पूरे भारत में किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा कंबोज, गांधार और कंबोज, ये दोनों कहां पढ़े हमने? गांधार और कंबोज, ये दो ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर स्थित हैं, भारत से बाहर, भारत से, वर्तमान भारत कह लेंगे, उस समय तो ये भारत ही था ना जब ये थे, वर्तमान भारत से बाहर स्थित हैं। जबकि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अशमक। तो ये जो कंबोज था ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में महाजनपद काल को क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, अंधकार युग या भक्ति काल? देखिए अंधकार युग जो है ये तो पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को। प्रथम नगरीकरण की बात करें तो यह सैंधव सभ्यता का काल है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता को प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है। जबकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बाद जो महाजनपद काल आया वह पुनः नगरीकरण सभ्यता की ओर जा रहा था। इस वजह से महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण हो गया सैंधव सभ्यता, उसके उपरांत वैदिक सभ्यता आई जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, और फिर से नगरों का विकास प्रारंभ हुआ महाजनपद काल में। इसी वजह से महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? मृण मूर्ति कला के लिए, बारूद उत्पादन के लिए, विशाल मंदिरों के लिए, या सूती और रेशमी वस्त्र हेतु? तो देखिए बारूद और विशाल मंदिरों का तो तब तक प्रारंभ ही नहीं हुआ था, तो मृण मूर्ति कला या सूती और रेशमी वस्त्र, तो आज भी तो बनारस में रेशम की साड़ी मिलती है कि नहीं मिलती? बनारस की रेशमी साड़ी, तो सूती और रेशमी वस्त्र हेतु काशी जो है महाजनपद काल से ही प्रसिद्ध था। बात करें काशी की राजधानी की, तो काशी की राजधानी थी बनारस, वाराणसी, आज तो बनारस ही है, वाराणसी है, उसका प्राचीन नाम काशी है। तो काशी महाजनपद बहुत बड़ा था और उसकी राजधानी थी बनारस। ध्यान रखिएगा काशी को मगध में मिलाया था बिंबिसार ने, काशी को मगध में, काशी का राजा था ब्रह्मदत्त और उसे बिंबिसार ने पराजित कर दिया और बिंबिसार द्वारा उसे मगध में मिला लिया गया। काशी को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था।
दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ चल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। काशी को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। सुबह 5 बजे मैं आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, तो थोड़ा राइटिंग को इग्नोर कीजिए, बाकी प्रश्नों के उत्तर पे कंसंट्रेट कीजिए। आपके लिए तो बस वही काम आने वाला है। और ये जो मैं लिखवाता हूँ इसको नोट जरूर किया कीजिए, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। तो काशी को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बनारस थी। और काशी महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? तो सूती और रेशमी वस्त्रों हेतु। तो स्लाइड 1 है, प्रश्न के तो 3 बने ना। चलिए अगला है, उत्तरी भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना कब हुई? तो जब महाजनपद काल प्रारंभ हुआ तभी गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना मानी जाती है। 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल में गणतंत्र था, और ये सभी प्रारंभ हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व 600 में। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राचीन जनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है? इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिसमें से काशी, पांचाल, सूरसेन ये सभी उत्तर प्रदेश में थे। जबकि बात करें मत्स्य की तो यह मत्स्य राजस्थान में स्थित था। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में एक प्रदेश है मत्स्य प्रदेश। उसमें आपने पढ़ा होगा, महाभारत को पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि पांडवों ने मत्स्य नरेश विराट के यहाँ पर शरण ली थी। युधिष्ठिर जो है कंक बने थे, द्रौपदी रानी की दासी बनी थी, वल्लभ बना था भीम रसोइया के रूप में, अर्जुन जो है नर्तक बना था जो शिक्षा देता था राजकुमारी को, एक किन्नर बन गया था। उसके 2 भाइयों ने जो आपके ये थे नकुल और सहदेव, उन्होंने घुड़साला संभाली थी। तो ये सभी जिस राजा के यहाँ रुके थे वे मत्स्य नरेश विराट था। तो ये मत्स्य कहाँ माना जाता है? तो ये राजस्थान में। और इस मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराट नगर ही है। विराट नगर, अगर आपने ये कहानी पढ़ी हुई है तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सूरसेन ये इसकी राजधानी, ये स नहीं आता इसमें, ऐसे लिखते हैं इसे शूरसेन, ये टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। शूरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा। पांचाल की बात करें तो पांचाल की 2 राजधानियां थी, एक तो उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कामपिल्य थी, जबकि उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी। अहिच्छत्र। जबकि काशी की राजधानी जो थी वो थी बनारस। इन सभी राजधानियों को एक साथ हम जरूर लिखेंगे, लेकिन अभी आप याद रखते चलिए। काशी की राजधानी बनारस थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, अश्मक की राजधानी पोतल या पोतली थी। इसके अलावा हमने चेदी पढ़ा, चेदी की राजधानी शुक्तुमती थी। वज्जी में 8 संघ थे जिसमें वैशाली प्रमुख था, तो वैशाली को राजधानी मान लीजिए। मल्ल में 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। उत्तरी अवंती की उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती थी। तो ये हमने कुछ महाजनपद जो अभी तक पढ़े हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। जो रह रहे हैं उन्हें हम आगे देख लेंगे। जो मुझे याद आए अभी मैंने कौन कौन से पढ़ा दिए हैं तो वो यही थे। चलिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा बताया गया है? देखिए, पुराणों के अनुसार पूछ रहे हैं। अगर बात करें महाभारत या पुराण, महाभारत या पुराणों के अनुसार 4 जो प्रारंभिक वंश रहे उसमें सबसे पहले एक वृहद्रथ वंश रहा है। वृहद्रथ वंश कहते हैं कि पुराणों के अनुसार जो मगध की स्थापना करी है वो राजा वृहद्रथ के द्वारा करी गई है। और इस वृहद्रथ वंश में एक वृहद्रथ राजा हुआ। वृहद्रथ के बाद जरासंध राजा बना। महाभारत में आपने जरासंध पढ़ा होगा, कंस का ससुर था जरासंध, भीम ने इसे मारा था, ये वही जरासंध है। और इस जरासंध के बाद इसका पुत्र रिपुंजय शासक बना। रिपुंजय, भगवान कृष्ण ने इस रिपुंजय को शासक बनवाया था। तो वृहद्रथ, वृहद्रथ के बाद जरासंध, जरासंध के बाद रिपुंजय। इसके उपरांत प्रद्योत वंश का शासन हुआ। प्रद्योत वंश, ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं पुराणों के अनुसार। प्रद्योत वंश का शासन हुआ और इसके बाद शिशुनाग वंश आया। देखिए, पुराणों के अनुसार हर्यक वंश है ही नहीं। ये जो बिंबिसार, अजातशत्रु, ये समय इनकी जगह हर्यक वंश नहीं है, बल्कि एक नया ही वंश लिखा गया, प्रद्योत वंश। तो मान लेते हैं कि हम ये बिंबिसार वगैरह की बात हो रही होगी, लेकिन प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तो वृहद्रथ, फिर प्रद्योत वंश, फिर शिशुनाग और इसके बाद आया नंद वंश।
नंद वंश जिसकी स्थापना महापद्मानंद ने करी, इसका अंतिम राजा धनानंद था। और फिर आए मौर्य। तो पुराणों के अनुसार प्रथम राजवंश कौन सा है, तो वो है बृहद्रथ वंश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ वंश। जबकि बौद्ध ग्रंथों से अनुसार पूछा जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, तो वो बृहद्रथ वंश को नहीं मानता, प्रद्योत वंश को भी नहीं मानता, वो शुरू करता है हर्यक वंश से। इसे ही प्रामाणिक भी माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राजवंश कौन सा था, तो हर्यक वंश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको न दिया गया हो दोनों में से, तो आप बृहद्रथ को ही उत्तर सही मानेंगे, क्योंकि बोर्ड ने बृहद्रथ को उत्तर सही माना है। पर बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पूछा जाए तो हर्यक वंश से यह शासन शुरू होता है। और हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के उपरांत नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में ये अंतर है, इनको एक साथ नोट कीजिएगा। पुराण कहते हैं सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया, फिर प्रद्योत वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, और उसके उपरांत नंद वंश आया। जबकि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास का वह राजवंश कौन सा है जिसमें सर्वाधिक पितृहंता हुए? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना करी है बिंबिसार ने, और इस बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने करी, और इसके उपरांत भी इसमें यह क्रम चलता रहा। तो इसे पितृहंता वंश कहते हैं, पितृहंता वंश। तो आपसे पूछ लिया कि कौन सा वंश पितृहंता वंश है, तो हर्यक वंश है पितृहंता वंश। निम्नलिखित में से किस शासक को श्रोणिक कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था, कंफ्यूज मत होइएगा। कुणिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था, जबकि श्रोणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक, स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक, और वो कौन था? वह था बिंबिसार। इसी वजह से इसे श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिशुनाग शासक बनने से पूर्व कहां का राज्यपाल था? देखिए हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, नागदशक। और इस नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग के द्वारा की गई, और जनता ने विद्रोह नहीं करा। क्यों? क्योंकि इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जा रहा है। अपने पिता को मार मार के राजा बन रहे हैं, तो जनता मान चुकी है कि बड़ा ही बेकार वंश है, चरित्रहीन वंश है। इसलिए जब इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी, तो लोगों ने कहा कि ठीक है यार, एक वंश से मुक्ति मिली। तो जनता ने विद्रोह नहीं करा, तो अमात्य था शिशुनाग। और ये शिशुनाग बनारस का राज्यपाल था, बनारस का राज्यपाल भी था, अमात्य भी था और बनारस का राज्यपाल भी था। तो आपसे पूछा जाए शिशुनाग किस जगह का राज्यपाल था, तो यह था बनारस का राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति जिसका आयोजन अजातशत्रु द्वारा किया गया, कहां आयोजित हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के समय जो मगध का शासक था वह अजातशत्रु था, और अजातशत्रु द्वारा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी है महाकश्यप ने, महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस संगीति में सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षा और उनके सिद्धांत मिलते हैं, एवं विनय पिटक जिसमें बौद्ध विहारों में निवास करने के रूल एंड रेगुलेशन मिलते हैं, इन दोनों ग्रंथों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में ही हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति में किसकी रचना हुई? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में हुई। किसने इसका आयोजन किया? तो अजातशत्रु के द्वारा इसका आयोजन किया गया।
आपसे पूछा जा रहा है रथ मूसल एवं महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किस शासक ने किया। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, तो उसे महाशिला कंटक कुछ ऐसा ही था। और रथ मूसल जिसमें वो भल्लाल देव बैठा नहीं था, चक्कर घूम रहा था, कचर 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 काटते जा रहा था सेना को, तो ऐसा ही कुछ आप रथ मूसल समझ लीजिए। तो ऐसे हथियारों का प्रयोग जो सबसे पहली बार किया था वो किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा वो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। किसके विरुद्ध, तो वज्जी संघ, जो 8 संघों का जो गणराज्य था वज्जी संघ, उस वज्जी संघ के विरुद्ध 16 वर्षों तक युद्ध चला था, 16 वर्षीय संघर्ष चला था। अजात शत्रु का जीत नहीं पा रहा था। जब उस युद्ध में इसने रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया, फिर भी नहीं जीत पा रहा था। तब इसका एक मंत्री था वत्सकार, और वत्सकार ने बुद्ध से सलाह मांगी, बुद्ध ने उन्हें फूट डालने की सलाह दी। तब कुछ नाटक किया गया कि अजात शत्रु के विरुद्ध हो गया वत्सकार, और फिर वो वज्जी संघ में जाकर मिल जाता है और उनमें आपस में लड़ाई करवा देता है, तब जाकर के कहीं अजात शत्रु जीत पाता है। तो इस वज्जी संघ के विरुद्ध 16 वर्षीय संघर्ष चला, और इसी युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का सबसे पहली बार प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अजात शत्रु किसकी सहायता से लिच्छवियों को पराजित करने में सफल रहा, तो इसका मंत्री जो था वत्सकार, इस वत्सकार की सहायता से। एक प्रश्न आता है कि लिच्छवियों, ये जो वज्जी संघ को, वज्जी संघ मान लीजिए आप पूरा, वज्जी संघ को पराजित करने का रहस्य अजात शत्रु को किसने बताया। अजात शत्रु को किसने बताया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने। तो वत्सकार, उन्होंने कहा कि फूट डलवा दो, और अजात शत्रु ने ऐसा ही किया, वत्सकार को भेज दिया वहां पर, और वत्सकार ने फूट डलवा दी, और जो है वज्जी संघ पराजित हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, जीवक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। जीवक एक राजवैद्य थे, और किसके दरबार के राज्य वैद्य थे, तो बिंबिसार के दरबार के राज्य वैद्य थे। वत्स नरेश चंड प्रद्योत को एक बार पांडु रोग हो गया, पीलिया हो गया, और उनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। वो बिंबिसार के दोस्त थे, उन्होंने बिंबिसार से कहा कि भैया कोई स्पेशल डॉक्टर भेज दो जो हमें ठीक कर सके। तब बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को वत्स राज्य में भेजा चंड प्रद्योत को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और जीवक ने उन्हें ठीक किया। तो बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, एक गणिका के पुत्र थे, और उस गणिका का नाम था सालवती। दीघ निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए दीघ निकाय नाम देकर के पूछा है आपसे। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिनमें से एक निकाय दीघ निकाय है। आपसे पूछा जा रहा है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसका एक निकाय है आगुंतर निकाय। तो ध्यान रखिएगा, आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बौद्ध जैन ग्रंथ भगवती सुत्त में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि दीघ निकाय में 12 महाजनपदों का ही उल्लेख मिलता है, और वह भी प्रमाणिक नहीं माना जाता। तो लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए दीघ निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद का उल्लेख भगवती सुत्त में नहीं मिलता। किस महाजनपद का उल्लेख भगवती सुत्त में नहीं मिलता। तो आप तो ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद आपको पता हैं, आपको वो 6 कॉमन महाजनपद याद कर लेने हैं जिनका उल्लेख भगवती सुत्त और आगुंतर निकाय दोनों में मिलता है। इसके अलावा कोई भी महाजनपद दिया हो उसका उल्लेख भगवती सुत्त में नहीं मिलेगा। तो भगवती सुत्त और महाजनपद में 6 कॉमन महाजनपद आप याद कर लीजिए। किस किस में, भगवती सुत्त में और आगुंतर निकाय में। भगवती सुत्त एवं आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय में 6 कॉमन महाजनपद हैं, जिनमें से पहला है अंग, दूसरा है मगध, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, इसके बाद वज्जी,
फिर वत्स, कौशल और काशी। ध्यान रखिएगा अवंती नहीं है, अवंती शक्तिशाली था लेकिन उसका भगवती सूत्र में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन में हो सकता है आपको अवंती दिया हो, मैं इस प्रश्न में तो अवंती नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अंग तो है ना, मगध भी है, काशी भी है, चेदी नहीं है, तो बस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चेदी। तो देखिए प्रश्न कैसा भी आ सकता है, आपको तो ये 6 नाम याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी अगली बार चेदी दिया हो सकता है वहां पे कुछ और दे दिया हो, वहां पे गांधार दे दिया हो, कंबोज दे दिया हो, अश्मक दे दिया हो, कुछ भी दे सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है अंग, मगध, वज्जी, वत्स, कौशल, काशी ये कॉमन थे जिनका उल्लेख भगवती सूत्र में भी मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। आपसे पूछा जा रहा है 8 राज्यों का संघ कौन सा था। कई बार हमने चर्चा करी वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था, जिसमें से एक था वज्जी, वज्जी तो खुद था ही, इसके अलावा वैशाली, वैशाली के लिच्छवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा आ जाता है मिथिला, मिथिला के विदेह, विदेह के थे ना जनक राज, सीता माता के जो पिता थे, मिथिला, मिथिला कुमारी कहते हैं ना सीता माता को, ये वही मिथिला है। इसके अलावा कुंडग्राम, कुंडग्राम के अलावा उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, और कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, वज्जी, वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव्य, कौरव्य। तो ये 8 राज्यों का संघ से मिलकर के वज्जी संघ बना था, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैशाली के लिच्छवी होते हैं। लिच्छवी राजा चेटक था। जब जो 16 वर्षीय युद्ध हो रहा था ना, जब उसके अजातशत्रु के साथ में, तो उस समय चेटक ही राजा था। 16 वर्षीय युद्ध के समय वैशाली का राजा चेटक था, यह भी लिख लीजिए, वैशाली का राजा चेटक था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, खुल जा भाई, निम्न में से किस शासक का संबंध कौशल राज्य से नहीं है। कौशल राज्य के 3 ये इंपॉर्टेंट शासक हैं, आपको ये तीनों शासकों के नाम याद रखने हैं। एक का नाम है कंस, एक का नाम है महाकौशल और एक का नाम है प्रसेनजित। तो ये ध्यान रखिएगा, महाकौशल की पुत्री और प्रसेनजित की बहन, महाकौशल का ही पुत्र था प्रसेनजित, इसकी पुत्री का विवाह महाकौशला, महाकौशल की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से हुआ था। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं। इसके अलावा एक राजा कंस भी है, जबकि प्रवाहन जयवाली ये पांचाल नरेश था। ये भी एक प्रश्न में पूछा गया है कि प्रवाहन जयवाली कहां का राजा था, तो पांचाल का राजा था प्रवाहन जयवाली। प्रसेनजित के काल में, प्रसेनजित के काल में बुद्ध कौशल राज्य में आए, श्रावस्ती में आए, श्रावस्ती में आए, और इसी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो दोस्तों ये थे महाजनपद काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।